हेलो गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सीटी 2020 के लिए, एमपी टेट के लिए, एस टेट, आर टेट और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करेंगे जो अब तक हर किसी टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए। ऑप्शन है प्रेक्षण के आधार पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षा के आधार पर, मौखिक परीक्षण या लिखित परीक्षण के आधार पर। तो यहाँ आपका आंसर जो होगा प्रेक्षण के आधार पर होगा, क्योंकि कक्षा 1 और कक्षा 2 के जो बालक होंगे उनकी आयु करीब 7 से 8 वर्ष होगी, यानी कि वो बाल्यावस्था में उनका प्रवेश होगा या बाल्यावस्था के मध्य बाल्यावस्था में होंगे। तो इस टाइम बच्चे जो होते हैं जो अपने सारी चीज़ों को देख कर ही चीज़ ज़्यादा अच्छे से चीज़ें सीखते हैं। तो इसलिए जब उनका हम आकलन करेंगे, जब उनका हम टेस्ट लेंगे तो जो जिस तरह से उन्होंने सीखा है उसी तरह से उनका हम आकलन करेंगे। तो इसलिए यहाँ प्रेक्षण का मतलब है कि चीज़ों अपने सामने वाली जो चीज़ें, जैसे चीज़ें दिखाकर ये क्या चीज़ है, या कोई चित्र बनाकर ये चित्र को पूछ कर बेटा इसमें बताओ चित्र में क्या क्या चीज़ दिख रही है। तो ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 किस सोच के आधार पर पाठ चर्चा के बोझ को कम करने पर बल देती है। शिक्षा बोझ के साथ, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा पर्यावरण के साथ या शिक्षा पर्यावरण के बिना। अगर आपने मेरे जो लास्ट वीडियो देखा होगा सीडीपी का, जिसमें मैंने आपको एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी कंप्लीट की गई, पूरी कॉन्सेप्ट ऑफ तक जो भी जिस टाइप की चीज़ें आपसे एनसीईआरटी पूछी जाती है वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप आज के क्वेश्चन सभी कर लेंगे। इसलिए मैं पहले कहना चाहती हूँ, अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आकर इसकी प्रैक्टिस करिए तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी और समझ में भी आएंगी। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन होगा सेकंड, आप सभी को पता होगा कि शिक्षा बिना बोझ के। तो ये शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीईआरटी 2005 ने बोला, शिक्षा बिना बोझ का मतलब है आप बच्चे का वजन कम करना नहीं, या फिर किसी किताबों का वजन कम, यहाँ पर बस्ते का वजन कम हो, यानी किताबों की संख्या कम हो, लेकिन पाठ्यक्रम कम नहीं करना, हमें किताबों की संख्या कम करके बच्चे के बस्ते का बोझ कम करना है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सेकंड का ऑप्शन सेकंड हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ चर्चा शब्दावली की ओर संकेत करती है। किस ओर संकेत करती है पाठ चर्चा? तो पाठ चर्चा में शिक्षण पद्धति एवं पाई जाने वाली जो विषय वस्तु है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, या फिर मूल्यांकन प्रक्रिया, या फिर कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ सामग्री। देखिए जो हम एनसीईआरटी 2005 जो पाठ चर्चा है, यानी राष्ट्रीय पाठ चर्चा की जो रूपरेखा हम पढ़ते हैं, तो इसमें पाठ चर्चा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें जो विद्यालय का पूरे पाठ्यक्रम, पूरे संपूर्ण कार्यक्रम की बात की गई, यानी बच्चे कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों को शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे, स्कूल का वातावरण कैसा होगा, इन सारी चीज़ों प्रतिदिन के हर एक चीज़ को उसमें एनसीईआरटी ने बताया हो। उसी अकॉर्डिंग आप जो वर्तमान में आप स्कूल देखते हैं प्राइमरी या जो जूनियर हाई स्कूल तक के, तो ये सारी चीज़ें इसमें चलती हैं। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाता है कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 यानी एनसीईआरटी 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। यूरो 2011 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन। आपने देखो मैंने आपको 5 सिद्धांत बताए थे, इसके अलावा कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए थे, तो इनमें से आप अच्छे से बता पा रहे हो कि अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन, रटने को महत्व प्रदान न करना, ये बात सही है। एनसीईआरटी ने बोला ही हमें रटने पे महत्व नहीं, हमें समझ पे महत्व देना है बच्चों के लिए। पुस्तकों से इतर यानी पुस्तकों का कीड़ा बनाकर नहीं बनाना है हमें बच्चों को, हमें पुस्तकों के बाहरी जीवन से भी जोड़ना है। तीसरा था ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये भी आपका ऑप्शन हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या नहीं है, आपका ऑप्शन यहाँ जो 1 है कि अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, ये एनसीईआरटी 2005 में इसने कुछ नहीं कहा। तो यहाँ फोर्थ का ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 राष्ट्रीय पाठ चर्चा 2005 में गुणवत्ता आयाम शिक्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया, यानी गुणवत्ता आयाम से मतलब क्या है जो एनसीईआरटी 2005 में। तो भौतिक संसाधनों से, शिक्षित एवं अभिप्रेत अध्यापकों से, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, या फिर बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। यहाँ गुणवत्ता की बात है कि हमें जो पाठ्यक्रम है वो भी गुणवत्तापूर्ण, यानी पाठ्यक्रम में सुधार की बात की गई है, साथ ही बच्चों के संरचित अनुभव की भी बात की गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। तो पाठ्यक्रम रूपरेखा निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है।
देखिए जो राज्य एनसीईआरटी 2005 है इसमें शांति शिक्षा की बात की, तो शांति शिक्षा में कई सारी चीज़ें की बात की, जिसमें से बोला गया कि शांति को बढ़ावा देने की बात की गई है। अब शांति को बढ़ावा देने के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी के बच्चों में दृष्टिकोण विकसित हो सके, यानी महिलाओं का आदर करना चाहिए, हमें उनको कैसे हमें चीज़ों को करना चाहिए आगे चलकर, ऐसे बच्चों को शुरू से चीज़ लाने के लिए कार्यक्रम कई सारे चलाए हैं एनसीईआरटी 2005 में। तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन आप खुद पढ़िए कि महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी दृष्टि को विकसित करने के लिए आयोजित किया जाए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये फर्स्ट सही हो जाए। तो याद रखिएगा एनसीईआरटी 2005 शांति जो शिक्षा की बात की गई है इसमें महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा को रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई किस चीज़ के। ये आपके राष्ट्रीय टेट का क्वेश्चन है 2011 का, कि ज्ञान स्थायी होता है, वह दिया जाता है, या सिर्फ विकास होता है एवं इसकी संरचना की जाती है, ये शिक्षक केंद्र से विषय केंद्र या विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्र की ओर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जो राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 है इसमें ये बात की गई, या वैसे भी आप समझ सकते हैं कि जो ज्ञान होता है स्थायी होता है, वह दिया जाता है। और देखो अगर हम ज्ञान को किसी को देते हैं तो हमारा ज्ञान का विकास ही होता है। मतलब जैसे मैं आपको किसी चीज़ों को पढ़ाती हूँ तो उससे क्या होता है, मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ। कई बार होता है ऐसी चीज़ मैंने नहीं पढ़ी है, जब अपने टाइम पे सीटेड किया था, और आज मैं जब आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे कुछ नई चीज़ भी आपको मिलती है तो मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो उससे आपको जो विकास मैं कर ही रही हूँ साथ में मेरा अपना भी विकास होता है। और ज्ञान हमारा ऐसा नहीं कि अपने आप हमें ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान की संरचना की जाती है, यानी ज्ञान का हमें निर्माण करना पड़ता है, हमें चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, अपने आप चीज़ें नहीं आती हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन 7 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। खुली पुस्तक परीक्षा सही है। खुली पुस्तक परीक्षा का मतलब है हम पुस्तकों को लिखने या पुस्तक के अंदर ही नहीं, हम पुस्तक के बाहरी चीज़ें बच्चों से पूछें, मौखिक रूप से कहने का आशय है। सेकंड सतत निरंतर व्यापक मूल्यांकन, इसकी भी बात की गई है। सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सामूहिकता की बात भी कही गई थी, आपको याद होगा एनसीईआरटी में आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो 4 सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी का पूर्ण रूप क्या है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, या फिर नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो होगा 3rd नंबर सही होगा, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है। तो ऐसे याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से पाठ चर्चा एनसीईआरटी 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत क्या। आपको याद होगा मैंने टोटल 5 मार्गदर्शी सिद्धांत बताए थे एनसीईआरटी 2005 के। तो देखिए आप खुद देख रहे हो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। अब तक एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बोला था मैं सभी करा दूंगी। तो आज आपके सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, एकदम याद कर लेने, समझ लेने हैं, रटने नहीं, समझने पर बल देना है। तो ऑप्शन से ज्ञान को स्कूली बाहर जीवन में जोड़ना, ये भी सही है। पढ़ाई को रटन पढ़ाई से मुक्त करना, ये भी सही है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा है, क्या आपको याद है ऐसा कुछ है कि हमने बोला था अंग्रेजी भाषा शिक्षा है, जबकि मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक स्तर पर हमें मातृभाषा पे जोर देना है, और उसके आगे अगर देखा जाए हमें किसी एक भाषा नहीं कि हिंदी पढ़ाएंगे या इंग्लिश ही पढ़ाएंगे, आगे चलकर हम बहुभाषिकता पे जोर देता है एनसीईआरटी, यानी हम कोई भी भाषा देखें, कितनी भी भाषा सीख सकते हैं, किसी भी माध्यम में हम पढ़ाई कर सकते हैं। 4 के बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध करना, तो हाँ ये भी सही है, हमें बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। तो यहाँ आपका जो 10th का ऑप्शन 3rd सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के निहित है कैसी। अभी आपको बताया कि एक भाषा, द्विभाषा, 3 भाषा या बहुभाषा। तो यहाँ आपका ऑप्शन 4 सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन 12 कि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों यानी बोर्ड्स जो होते हैं कि शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यालयों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। देखिए जो विद्यालय आधारित आकलन जो होता है, इसमें क्या होता है, जो विद्यालय के लोग हैं यही बच्चों का आकलन करते हैं, और इसमें आकलन में सिर्फ शिक्षा का आकलन नहीं कि बच्चे ने कितने नंबर आए, हमें बच्चे का पूरे तरह से आकलन कि उसका शारीरिक विकास हुआ ही नहीं, उसे दौरान जब तक उसने पढ़ाई करी उसके अन्य जो क्रिएटिविटी चाहे स्पोर्ट्स हो गया या कोई भी चीज़ है तो उसमें उसका विकास हुई, सारी चीज़ों को हमें देखना होता है।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 विद्यालय शिक्षा संघ बोर्ड से रिलेटेड तो है नहीं। इसमें विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संपूर्ण विकास में सारी चीज़ें आती हैं, तो सेकंड आपका ऑप्शन सही है। जबकि थर्ड में बोला गया है विद्यार्थियों को उन्नति को बेहतर बनाने के लिए उनके सभी गतिविधियों को नियमित करने के लिए अध्यापकों का प्रेरित किया जा सके। अध्यापकों के लिए नहीं है। विद्यालय में अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपने विशिष्ट प्रदर्शन करने के लिए नहीं, हमें विद्यालयों के कॉम्पिटिशन नहीं करा, हमें बच्चों का संपूर्ण विकास करना है। तो आपका 12 का ऑप्शन सेकंड सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण। देखिए बच्चा अगर कोई गलतियां करता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। गलतियां जो होती है महत्वपूर्ण, क्यों? क्योंकि गलतियों से ही बच्चा सीखता है धीरे धीरे। कोई जब गलतियां होती है तो उसे पता चलता है कि ये चीज़ हमने की है, ये चीज़ सही नहीं थी, और उसे एक नई समझ का पता पैदा होती है। मतलब अगर गलतियाँ कर भी रहा है तो उससे भी वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो आपका ऑप्शन 1 है कि यह विद्यार्थी को उत्तीर्ण एवं यहाँ पे अनुत्तीर्ण होगा, तो अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण, बिल्कुल गलत। क्योंकि ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स आप इसको समझिए, ऐसे एग्जाम में बहुत सारे आपके सीटेट में आता है कि बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करने के लिए बिल्कुल गलत है। तो जहाँ पे नेगेटिविटी आ रही है हमारे, तो वहाँ पर आपका ऑप्शन बिल्कुल नहीं होता सीटेट में। सेकेंड, बच्चों को डांटना, बच्चों को तो डांटना ही नहीं है, उन्हें दंड नहीं देना जब भी ऑप्शन आ जाए, तो वो तो बिल्कुल ही गलत होता है। थर्ड, ये बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है और समाधानों के पहचानने में सहायता करती है, बिल्कुल सही बात है। ये बच्चों अंतर्दृष्टि मतलब बच्चों के अंदर से चीज़ें जानने के लिए, एकदम समझ पैदा करने के लिए, सोचने पर। फोर, ये कि कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थानों पर नहीं, हमें बच्चों को हटाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा थर्ड सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की पाठ चर्चा ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञानी जो पाठ्य पुस्तक के पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभव को बांटने तथा विद्यालय के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। देख रहे होंगे सीटेट सितंबर 2015 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि मतलब अगर ये सारी चीज़ें हैं तो एक शिक्षक की पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए इस उसमें कि अगर उसे ऐसी चीज़ें करनी है, तो ऑप्शन फर्स्ट कि बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को करने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए, या बच्चों के अनुभव को निरस्त कर दे, नहीं बच्चों के अनुभव को निरस्त करना नहीं। देखिए नेगेटिव पॉइंट, एलिमिनेट करना हम सीखते हैं, ये तो एलिमिनेट हो गया। सेकेंड, पाठ्य पुस्तकों के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना, क्या बच्चों मतलब हमें एक टीचर है वो हमें पूरा कोर्स को कंप्लीट करा दे, क्या सिर्फ उसकी इतनी जिम्मेदारी नहीं, ऐसा तो कोई भी करा देगा। हमें बच्चे पे विकास हुआ है या नहीं, हमें इस पर ध्यान देना, हमें अपना कोर्स कंप्लीट कराने पे ध्यान नहीं देना। तो थर्ड नहीं होगा। फोर्थ, यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षक अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपने उत्तर पत्र लिखे, ये भी कोई जरूरी नहीं, बच्चे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपका सेकंड थर्ड फोर्थ तो हो गए, तो आपके यहाँ फर्स्ट सही हो जाएगा कि ज्ञान को पर्याप्त अवसर देने चाहिए बच्चों को ताकि विकास हो सके। फिर क्वेश्चन नंबर 15 कि शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है क्या? कठोर अनुशासन बनाए रखना, बिल्कुल गलत। विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, या पाठ योजना तैयार करना, उनके अनुसार शिक्षण, पाठ योजना बनाने, उनका शिक्षण, बच्चों को शिक्षण में बच्चों पर ध्यान देना है, हमें कोर्स कंप्लीट कराने पर, हमें बच्चों का अनुशासन बनाए रखने पर, इस पर इतना ध्यान नहीं देना है। या फोर्थ, अध्यापक में क्रियाकलापों का आयोजन करना, केवल क्रियाकलापों का आयोजन करने से नहीं होगा। यहाँ पर आपका जो बेस्ट ऑप्शन होगा सेकंड सही होगा कि विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध करना है। देखिए कीवर्ड्स है, हमें बच्चों को मौके उपलब्ध कराएं, उनके अभिव्यक्ति को मिले, बच्चे सामाजिक रूप से सीखें, अपने साथियों के साथ सीखें, सहभागिता में रहें, उनके खोजने के अवसर मिले, अन्वेषण एक बने, ये सारी चीज़ें जहाँ पर आती है आपका वहाँ ऑप्शन सही हो जाता है। एक तरह से आप कह सकते हैं ट्रिक, या आप कह सकते हैं की पॉइंट है आपको अच्छे से तुक्के मारने के। फिर क्वेश्चन नंबर 16 कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में ये और ये है, क्या है? तो अधिगम यहाँ पे आपका क्वेश्चन सेकंड है कि अधिगम जो है ये सक्रिय है, क्योंकि अधिगम में बच्चे सक्रिय रहते हैं, और सामाजिक भी है, सामाजिक तो होते ही हैं बच्चे, तो आपका ऑप्शन जो सेकंड हो जाएगा, सक्रिय एवं सामाजिक। फिर क्वेश्चन नंबर 17 कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र क्या है? आपको इसके बारे में पूरी डेफिनेशन आपको समझाई थी कि बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, ये सही है। शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना, नहीं, बच्चों को आदेश नहीं देना है। निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना, हमें कोई ऐसे नियम नहीं बना देने, कोई निर्धारित सूचना नहीं बनानी कि बच्चों को उस पर चलना ही चलना है, कुछ ऐसे नियम नहीं, बच्चों को स्वतंत्र रखना सिखाना, तभी बच्चे अच्छे तरह से विकास कर सकेंगे।
कक्षा में सारी बात सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना ये भी कोई जरूरी नहीं। हमें यहाँ पे ऑप्शन जो होगा आपका फर्स्ट होगा, बच्चे बाल केंद्रीय शिक्षा का मतलब है कि बच्चा जो केंद्र पर रहे, हर चीज़ बच्चे के अनुसार होनी चाहिए, उसके अनुभवों, उसकी आवाज़ को, उसके विचारों को प्रमुखता मिले। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 17 का फर्स्ट सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 कि राष्ट्रीय पाठ्यसूची की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है। सीटेट का क्वेश्चन है कि अधिनायकी होना, अनुपति परक, सुविधादाता, ये सत्तावादी। देखिए आपको ये बताया था कि एनसीईआरटी में 2005 में बताया था कि शिक्षक को एक कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक के रूप में माना है, जो बच्चों को उत्प्रेरित कर सके, प्रेरणा दे सके, उसे पढ़ने के लिए अच्छा वातावरण प्रदान कर सके। तो शिक्षक क्या है, शिक्षक एक तरह से सुविधादाता यानी बच्चों को सुविधा दे रहा है ताकि ऐसी सुविधा जो बच्चे के लिए कारगर हो सके, उनको पढ़ने में सहायक बन सके। तो यहाँ आपको ये याद है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये यूपीटेट में बहुत बार आ चुका है। हाँ, एक्चुअली ये सारे टीचिंग एग्जाम में एक ना एक बार जरूर आया, तो याद रखिएगा। देखिए इसमें कई सारे आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, तो जहाँ पर वो भी जैसे कि सुविधादाता मिले तो वो भी होगा सही। शिक्षक जो एक सुविधादाता भी है, एक परामर्शदाता भी है, एक मार्ग प्रदर्शक या पथ प्रदर्शक भी है, यानी हमें रास्ता दिखाने वाला भी है। तो अगर ये ऑप्शन भी होते तो वहाँ पर ये ऑप्शन भी सही होंगे। तो 18 का यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 19 कैसे 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये यूटे अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट कि यह भारत के विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। सेकंड, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत के विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्कृतियाँ प्रस्तुत करता है। ऑप्शन थर्ड, यह भारत के गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। तो इसका ऑप्शन जो होगा सेकंड सही होगा कि जो एनसीईआरटी 2005 ही एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो भारत के विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ देता है। और आपको यहीं से बता दूं कि ये जो एनसीईआरटी 2005 के जितने विषय हैं, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का जो निबंध था संस्कृति और शिक्षा का, तो वहाँ से इसको लिया गया है। तो याद रखिए यहाँ पर तो 19 का ऑप्शन आपका सेकेंड सही हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रीय पाठ्यसूची के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप बहुत ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन फर्स्ट, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और गतिविधियों से जोड़ना, ये सही है। सेकंड, ये सुनिश्चित करना कि पढ़ाई रटन प्रणाली पर आधारित ना हो, समझ पर हो, ये भी सही है। थर्ड, पाठ्यचर्या का विकास इस तरह से हो कि बालकों का सर्वांगीण विकास का अवसर उपलब्ध हो, ये ऑप्शन भी सही होगा। यानी आपका ऑप्शन यहाँ पे 20 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो सिर्फ हमारे आज के क्वेश्चन से जो कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक साथ मिलते हैं। और आप कई सारे लोग पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। देखिए अब कोरोना के जितने भी पेशेंट्स हैं या कोरोना के जितने केसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ तो रहे हैं। मुश्किल ही है कि आपका एग्ज़ाम हो, लेकिन हमें ऐसा नहीं हो सकता मैं बोल दूँ कि मुश्किल है तो आप तैयारी ना करें, आप इसको रोक दें, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप खुद में प्रिपेयर रहें कि जब भी एग्ज़ाम हो जाए, क्या पता आपको एक हफ्ते पहले कैंसिल हो जाए, या ये भी हो सकता है कैंसिल ना हो, या कुछ ऐसी तैयारियाँ कर दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से जो इसमें आपको एग्ज़ाम देने को मिले। तो इस तरह से आप पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी पढ़ने पर रुकिए मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपना पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको मिल सके। और ये वीडियो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, यानी एग्ज़ाम जाने के पहले एक बार जरूर इस क्वेश्चन को, थ्योरी वाला वीडियो पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हर चीज़ कि आपको, क्योंकि जो एनसीईआरटी 2005 है ना, इसमें 50% पेडागोजी कवर होती है, पूरी सभी सब्जेक्ट्स की। ये नहीं कि आपकी सिर्फ सीडीपी, मैथ्स की, इंग्लिश की और हिंदी की और पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक विज्ञान सभी तरह की पेडागोजी एनसीईआरटी 2005 के से क्लियर हो जाती है। तो आपको ज़रूर इसको पढ़ना है। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।